गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज हम सैयद वंश पढ़ाने वाले हैं। और सबसे पहले हम जानते हैं कि सैयद वंश स्टार्ट कैसे हुआ और सैयद वंश का शासन कब से कब तक चला। तो सैयद वंश का शासन जो है ना 1414 से लेकर के 1451 तक चला। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि सैयद वंश आखिर कैसे इस्टेब्लिश्ड हुआ, स्टार्ट कैसे हुआ। तो हर बार की तरह मंगोलिया भारत को लूटने के लिए आता था। तो इस बार मंगोल के तरफ से जो मंगोल के बड़े राजा थे, उनका नाम था आपका जो तैमूरलंग। ठीक ना। तैमूरलंग भारत को क्या किए, लूटने के लिए आए। और इस लूटने में जीतने में तैमूरलंग को उनके एकदम खास सेनापति खिज्र खान बहुत ज़्यादा हेल्प किया। और खिज्र खान जो भी राजा थे दिल्ली के गद्दी पे बने हुए, उस वक्त शायद तुगलक वंश चल रहा था, है ना। तो तुगलक वंश के जो शासक थे उनको परास्त करने में, हराने में बहुत मदद किया। उस वक्त तुगलक वंश का शासक शायद नसीरुद्दीन थे। ठीक ना। तभी नसीरुद्दीन को इन्होंने गद्दी से हटा करके खुद स्थापना कर लिया सैयद वंश का। खिज्र खान ने यह स्थापना किया। अब हम देखेंगे कि तैमूरलंग जब बहुत सारा धन लूट करके वापस जा रहा था, तो जो आपका मुल्तान लाहौर वाला क्षेत्र छोड़ दिया खिज्र खान को। लेकिन वो जो क्षेत्र छोड़ा ना खिज्र खान को, उससे इसको उतना ज्यादा संतुष्टि हुआ नहीं। मतलब जो भी लाहौर वाला क्षेत्र छोड़ दिया था, उससे इसको उतना संतुष्ट नहीं था। इसलिए वह हमेशा सोचता था क्यों ना हम दिल्ली पे आक्रमण करके दिल्ली को ही जीत जाएं। उसको ऐसा कॉन्फिडेंस था कि हम दिल्ली को जीत जाएंगे। तो तुगलक वंश के जो लास्ट शासक थे उसको हटा करके खिज्र खान अपना ही वंश स्टेब्लिश कर लिया। खिज्र खान कौन था? तो तैमूर लंग का एकदम खास सेनापति था। और इन्होंने भारत को लूटने में, जीतने में काफी हेल्प किया था। किसको? तैमूर लंग को। तैमूर लंग कौन था? तो तैमूर लंग मंगोलिया का शासक था। और मतलब वो लूटने के मकसद से भारत आया था और बहुत सारा अपार धन लूट के वापस उसका जो मकसद था वह चला गया। ठीक ना। तो यहाँ खिज्र खान को कुछ क्षेत्र छोड़ देता है। तो वह क्षेत्र से खिज्र खान जो थे यह संतुष्ट नहीं थे। ठीक ना। लेकिन संतुष्ट नहीं थे और ये हमेशा सोचते थे हम कुछ बड़ा करें, कुछ नया करें और भारत की गद्दी पे बैठ के यहाँ का राजा बन जाए। तो ये जो है दिल्ली के जो शासक थे, लास्ट शासक तुगलक वंश का, उसको क्या किया, नसीरुद्दीन को परास्त कर दिया, हरा दिया युद्ध में। और खिज्र खान खुद अपना नया वंश सैयद वंश का इस्टेब्लिश कर दिया। तो सैयद वंश का इस्टेब्लिश होता है, उसमें राजा कौन बनते हैं? खिज्र खान। ठीक ना। 1414 से लेकर के 1421 तक। फिर उसके पुत्र आते हैं राजा के रूप में, मुबारक शाह, जो 1421 से लेकर के 1434 तक। ठीक ना। और मुबारक जो हैं अपने बड़े भाई जो फरीद हैं, मुबारक के जो भाई फरीद हैं, ठीक ना, वो राजा बनते नहीं है, मुबारक ही राजा बनते हैं। खिज्र खान का दो गो लड़का, पहला मुबारक दूसरा फरीद। फरीद राजा बना नहीं, तो राजा कौन बना? मुबारक। तो फरीद नहीं बना तो क्या हुआ, लेकिन फरीद का जो बेटा आएगा ना वह राजा बनेगा। तो मुबारक के बाद जो फरीद का बेटा आता है, मुबारक शाह, फरीद का बेटा मतलब मुबारक का भतीजा। सबसे पहले धीरे से समझिए, खिज्र खान राजा बना, बहुत बढ़िया। खिज्र खान का दो गो लड़का, मुबारक शाह और दूसरा का नाम फरीद। तो दोनों में से कोई एक ही गो ना राजा बनेगा। तो मुबारक शाह राजा बन गया। अब मुबारक शाह का बेटा को राजा बनना था, तो ये राजा नहीं बना। बना कौन? जो मुबारक शाह का भाई था फरीद, जो राजा नहीं बना था, उसका बेटा राजा बना। ठीक ना, आने वाले दिनों में। तो फरीद का जो बेटा था वो राजा बना। अब हम देखेंगे फरीद का बेटा का क्या नाम था। तो उसका बेटा का नाम था मोहम्मद शाह। ठीक। और वह मतलब 1434 से लेकर के 1443 तक इन्होंने शासक किया, फरीद का बेटा जो राजा बना था। और चौथा शासक के रूप में सैयद वंश में आता है आलम शाह, जो 1443 से लेकर के 1451 तक शासन किया। हालांकि खिज्र खान जो थे वह तैमूर का बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। दिल इतना ज़्यादा तैमूर लंग का जीत लिया था कि तैमूर लंग मतलब मंगोल वापस लौटते लौटते उसको जो लाहौर वाला क्षेत्र है उसमें सूबेदार के पद दे दिया। मतलब सूबेदार भी एक तरह से बहुत बड़ा पद, मुख्यमंत्री लेवल का पद होता है। ठीक ना।
उस लेवल का पद दे दिया देख-रेख करने के लिए लाहौर वाला क्षेत्र को। लेकिन खिज़्र खान को पता नहीं, संतुष्टि हुआ ही नहीं। उसने दिल्ली जीतने का अपने आर्मी को तैयार किया और दिल्ली जीतने का पूरा प्लानिंग किया और भविष्य में दिल्ली जीत भी लिया और सैयद वंश का क्या किया? स्थापना किया। कौन-सा वंश को हटा करके? तो तुगलक वंश को हटा करके सैयद वंश लाया। तैमूर जो है लाहौर और दीपालपुर वाला क्षेत्र किसको सौंप दिया था? तो लाहौर और दीपालपुर वाला जो क्षेत्र है वो खिज्र खान को सौंप दिया था। खिज्र खान कौन थे? तो तैमूर के बहुत बड़े सहयोगी थे। भारत जीतने में, भारत से धन लूटने में बहुत ज़्यादा तैमूर खिज्र ने हेल्प किया था। इसलिए खिज्र उसके बहुत खास आदमी थे। इसीलिए तैमूर उसको दीपालपुर और लाहौर वाला क्षेत्र सौंप के वापस लौट गया था मंगोल। ठीक ना? जबकि खिज्र खान जो है वह दौलत खान लोदी को पराजित कर दिल्ली के क्षेत्र पर शासन करने लगा। किसको पराजित किया था? दौलत खान को। क्योंकि दौलत खान लोदी जो है वो भी चाहता था दिल्ली को जीतना उस वक्त, और दौलत खान लोदी को पराजित करके दिल्ली का क्षेत्र पर अपना शासन इस्टेब्लिश कर लिया। खिज्र खान के पास सैनिक वगैरह भी बहुत था, तो अपने सैनिक के दम खम पे, अच्छा प्लानिंग पे, अच्छा स्ट्रेटजी पे उन्होंने दिल्ली को जीत लिया। और वह अपने आप को हमेशा पैगंबर का वंश बताता था। जबकि आप पिछले जो भी चैप्टर पढ़े हैं उसमें जो भी राजा आए हैं वो सब जो तुर्क मुसलमान हैं, ठीक ना? वो अपने आप को तुर्क मुसलमान बताते थे। तुर्किस्तान देश से आए थे ना मोहम्मद गोरी सब, तो उसका जो भी था तो वो सब तुर्क मुसलमान बताते थे। लेकिन ये जो है खिज्र खान, ये अपने आप को पैगंबर का वंश मानता था। हजरत मोहम्मद का वंश होता है पैगंबर का वंश। अगर आप डिटेल हिस्ट्री में पढ़ोगे तो हजरत मोहम्मद के वंश को ही क्या कहते हैं? पैगंबर का वंश कहते हैं। और लेकिन खिज्र खान में खासियत क्या था कि कभी साबित नहीं कर पाया कि हाँ हम पैगंबर का वंश है, बस अपने आप को कहता था। और जो आपका खिज्र खान के जो मतलब खिज्र खान का जो राजा था, मतलब क्या नाम था उसका? तैमूर लंग। तैमूर लंग ने ही ना खिज्र खान को भारत में छोड़ दिया था। तो तैमूर लंग जो था वह अपने आप को शाहरुख का वंशज बताता था, ठीक ना? वह मिडिल ऑफ एशिया में शासन करता था। और जो खिज्र खान है वह भारत में शासन करता था। तो कहीं ना कहीं राजा तो वही ना हुआ मेन। क्या नाम था उसका? तैमूर लंग। लेकिन वहीं से वह इसको सौंप दिया था, तो ये अपना खिज्र खान यहाँ शासन कर रहा था। लेकिन इतिहास लिखता है कि खिज्र खान को ही सैयद वंश का संस्थापक माना गया है, ठीक ना? और खिज्र खान को मतलब सब दिन लगता था कि भाई साहब हमको बहुत ज़्यादा मतलब जगह वगैरह छोड़ दिए थे, तब तो हम इतना आगे बढ़ गए। तो खिज्र खान इसी लाज में क्या करता था? हर साल गिफ्ट भेजा करता था। किसको? तैमूर लंग को, जो कि मंगोल में थे राजा, ठीक ना? तैमूर लंग को हर साल नजराना के रूप में गिफ्ट भेजा करता था, है ना? और जो तैमूर लंग था वो अपने आप को कौन सा प्रतिनिधि मानता था? शाहरुख के वंशज मानता था। उसे लगता था हम शाहरुख शाहरुख के वंशज हैं, ठीक ना? और खिज्र खान उसके अंदर अपने आप को समझता था, ठीक ना? खिज्र खान कभी अपने आप को राजा नहीं बनाया। मतलब खिज्र खान लगता था कि नहीं, हम तो तैमूर लंग का दिया हुआ क्षेत्र पे ही ना शासन कर रहे हैं। तो उसने कभी भी अपने आप को राजा वगैरह नहीं बोला। उसने अपने आप को कभी रैयत ए आला, मतलब अपने आप को कभी रैयत ए आला की उपाधि नहीं दी, कभी धारण नहीं किया। क्योंकि खिज्र खान कभी नहीं समझता था हम सुल्तान हैं। उसको लगता था हम तैमूर लंग के अंदर ही काम कर रहे हैं, ठीक ना? तैमूर लंग ही हमको ये वाला क्षेत्र दे के गया है, तो हम उसके अंदर हैं। लेकिन क्या कहिएगा, खिज्र खान का ये अपना स्वाभिमान था, लेकिन उसका जो बेटा लोग है वह इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया। वो बोला कि नहीं, हम अपने आप को रैयत ए आला का भी उपाधि देंगे और हम अपने आप को सुल्तान भी घोषित करेंगे, ठीक ना? जब उसका पुत्र आता है खिज्र खान का मुबारक शाह, जो 1421 से 1434 तक शासन करता है, तो वह अपने आप को रैयत ए आला भी कहा, ठीक ना? और वह अपने आप को सुल्तान भी कह दिया पूरे जनता के बीच में। यह उपाधि भी धारण कर लिया। यह दोनों शाही उपाधि था और दोनों ही उपाधि मुबारक शाह ने धारण किया। और मुबारक शाह कौन था? तो खिज्र खान का बेटा था, ठीक ना? चीजें समझ में आ रहा है? और किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है? और हम देखते हैं मुबारक शाह जो था उसके दरबार में एक लेखक रहते थे,
और उसका नाम था अहमद सर हिंदी, ठीक ना? अहमद सर हिंदी जो थे वह बहुत मतलब बहुत बड़े विद्वान लेखक थे, ठीक ना? किनके दरबार में रहते थे? मुबारक शाह के दरबार में रहते थे। इसीलिए मुबारक शाह जो राजा था, खिज़र खान का बेटा, उसके ऊपर तारीख-ए-मुबारक शाही नामक पुस्तक का रचना कर दिया। किसने? अहमद सर हिंदी ने। और ये तारीख-ए-मुबारक शाही जो पुस्तक था, ये किसके ऊपर लिखा हुआ था? मुबारक शाह के ही ऊपर लिखा हुआ था, ठीक ना? पूरा का पूरा इतिहास किसके ऊपर लिखा हुआ था? मुबारक शाह के ही ऊपर लिखा हुआ था। मुबारकाबाद नामक जो शहर बसाया है, वो किसने बसाया? मुबारक शाह ही ने मुबारकाबाद नामक शहर बसाया। यहाँ तक आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। और मुबारक मुबारक शाह के बाद जो उसका भाई का लड़का है, मतलब फरीद का लड़का, वह शासक बन के आता है, ठीक ना? आपको पहले भी बताए थे। उसका नाम क्या था? मोहम्मद शाह। फिर आता है मोहम्मद शाह का बेटा आलम शाह, ठीक ना? और फिर उसके बाद यह वंश क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। इतिहास में कोई बहुत बड़ा नाम इन सब का मोहम्मद शाह का नहीं है, उतना बड़ा नाम है ही नहीं, और यहाँ से क्वेश्चन भी नहीं उतना पूछा जाता है, ठीक ना? तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया हो। तो आप मेरे चैनल्स को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हम कोशिश करते हैं कि एक जब हम अलग-अलग सीरीज बनाए ही हैं, तो एक नेक्स्ट वीडियो अच्छा सा लोधी वंश पे लाते हैं, ताकि आपका पाँचों का पाँचों वीडियो अलग-अलग हो जाएगा, है ना? 11-12 मिनट में ही वीडियो हम खत्म कर दिए। अब हम कोशिश करेंगे कि लोधी वंश का वीडियो लाएँ, और लोधी वंश का वीडियो लगभग 20, 25, 30 मिनट का बनाएँ, ठीक ना? तब आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएगा। चलिए कंबाइंड नहीं करते हैं, और मैराथन वीडियो हम लाने का प्रयास करेंगे, जिसमें पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत एक ही बार पढ़ाएँगे। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो अगर ये वीडियो आपको फॉर्मेटिव लगता है, थोड़ा-सा इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो आप इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ। आपका जो भी तैयारी करने वाला मित्र है, सबको शेयर करिए। हो सकता है कि उनको इस वीडियो से थोड़ा बहुत जो भी जानकारी प्राप्त हो, और जिसकी वजह से उनको एग्जामिनेशन में हेल्प मिले। और एक अच्छा जानकारी देने के लिए भी वीडियो हम बनाते हैं कि कुछ सीखने को मिले, क्योंकि पढ़ने का मतलब एग्जाम निकालना ही नहीं होता है। पढ़ने का मतलब ज्ञान को प्राप्त करना, इतिहास को जानना, इतिहास से गलती सीख के अपने जीवन में को सुधारना होता है, ठीक ना? चलिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।